shift in equilibrium. हमें पता है कि इक्विलिब्रियम वहां सेट होता है जहां पे एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। तो हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो अगर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाए तो हमारे इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होगा? क्योंकि जैसे कि हम स्टडी कर चुके हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, जो एग्रीगेट सप्लाई है ये पैसिव कंपोनेंट है, परफेक्टली इलास्टिक है। अगर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाए तो जो एग्रीगेट सप्लाई है वो अपने आप को एडजस्ट कर देती है और अलाइन हो जाती है एग्रीगेट डिमांड के अकॉर्डिंग। तो अगर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाए तो उस सिचुएशन में क्या हमारे इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट होगा? हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है इसके जो कंपोनेंट है वो है C प्लस I। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम शो करते हैं इनकम, और वाई एक्सिस पे हम शो करते हैं एग्रीगेट डिमांड। ये इसमें यहाँ पे जो ओरिजिन पॉइंट से और यहाँ पे हम 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, ये हमारा है सप्लाई का एस, और ये हमारी है एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड हमारा कॉम्बिनेशन है C प्लस I। C means consumption expenditure by household, I investment expenditure by producer। तो जहां पे हमारी एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है। यानी कि इस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम GDP, इक्विलिब्रियम आउटपुट। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इक्विलिब्रियम हमारा शिफ्ट किस सिचुएशन में हो सकता है? तो या तो हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो हमारी इंक्रीज हो जाए, फॉर एग्जांपल कि अगर जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी में और ज्यादा इंक्रीज हो जाए, जितनी इन्वेस्टमेंट पहले थी उसमें और डेल्टा आई, तो इस सिचुएशन में ये तो हमारा एग्रीगेट डिमांड शो कर रहा है C प्लस I, लेकिन अगर इकोनॉमी में एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो जाए तो उस केस में हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने का मतलब कि ये जो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व जो ड्रॉ किया है, ये एग्रीगेट डिमांड हमारा कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी, और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाने की वजह से जो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है ये हमारा शिफ्ट हो जाएगा अपर साइड। तो ये हमारा क्या है AD1। बेटा फिर से एक बार ध्यान से सुनो, हमारा टॉपिक क्या है, क्वेश्चन क्या है, शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम। तो ये हमारा सप्लाई कर्व है, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है,
ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी। और एग्रीगेट डिमांड हमारा कॉम्बिनेशन है सी प्लस आई। अगर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाए, सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है अगर उसमें चेंज हो जाए, तो हमारा जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है ये हमारा शिफ्ट हो जाएगा पैरेलल टू एग्रीगेट डिमांड कर्व। क्योंकि जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है, जो एग्रीगेट डिमांड है, ये हमारा कॉम्बिनेशन है सी प्लस आई का। तो या तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाए, तो उस केस में जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। और हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो पहले ये वाला था और अब ये शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड। तो इससे इफेक्ट क्या हुआ, ये हमारा पहला इक्विलिब्रियम लेवल है, इक्विलिब्रियम जीडीपी, यानी कि इस पॉइंट पे जो इनकम है वो है ON। अब एग्रीगेट डिमांड के इंक्रीज हो जाने की वजह से हमारा जो एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया है। अब इसके वजह से हमारी जो इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ये जो न्यू हमारा इक्विलिब्रियम जीडीपी पॉइंट है, कि जहां पे हमारी एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करेगा, वही पॉइंट हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम जीडीपी, इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो एग्रीगेट डिमांड जब कम थी तो हमारा इक्विलिब्रियम जीडीपी यहां सेट हो रहा था, लेकिन एग्रीगेट डिमांड के इंक्रीज हो जाने की वजह से हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो अब यहाँ पे ये सेट हो जाएगा। और इस पॉइंट को अगर हम यहाँ इनकम से तो अब हमारी इनकम कितनी जनरेट होगी, पहले इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के हिसाब से इनकम जो जनरेट हो रही थी वो थी ON, लेकिन अब न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारी जो इनकम जनरेट हो रही है वो कितनी है, OM। तो एग्रीगेट डिमांड के इंक्रीज हो जाने से या इन्वेस्टमेंट जो एक्सपेंडिचर है उसके इंक्रीज हो जाने से और हमारे इकोनॉमी में जो इनकम है वो भी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हुआ है, ये क्योंकि हमारा जो एग्रीगेट डिमांड कर्व जो शिफ्ट हुआ है, पहले A था अब AD, ये 1 हो गया है। तो इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हुआ, और इस इन्वेस्टमेंट में चेंज होने का जो इफेक्ट हुआ है इनकम पे, वो इक्वल है, कम है या ज्यादा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इन्वेस्टमेंट में जितना चेंज हुआ है, इनकम में उससे कई गुना ज्यादा चेंज हुआ है। तो इट मींस, कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है डेल्टा आई, तो उस केस में जो इनकम तो इंक्रीज होगी, लेकिन जो इनकम है वो उसका कई गुना ज्यादा इंक्रीज होगी। आप इस डिफरेंस को ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो एग्रीगेट डिमांड में जो चेंज हुआ है वो कम है और इनकम में जो चेंज हुआ है वो ज्यादा है। तो इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज हो जाने की वजह से हमारा जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है ये हमारा शिफ्ट हो जाएगा अपर साइड, और इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज हो जाने की वजह से हमारी जो इनकम है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और जितना चेंज इन्वेस्टमेंट में हुआ है, इनकम में जो चेंज है वो उससे ज्यादा होगा। ये हमें डायग्राम में हमें साफ दिखाई दे रहा है कि एग्रीगेट डिमांड में जितना चेंज हुआ है, इनकम में उससे ज्यादा चेंज हुआ है। एडिशनल
एडिशनल इन्वेस्टमेंट यानी कि डेल्टा आई. एडिशनल इन्वेस्टमेंट हैज मल्टीप्लायर इफेक्ट. Additional investment has multiplier effect. Means कि इन्वेस्टमेंट में जितना चेंज होगा, इनकम में जो चेंज है वो उसका मल्टीप्लाई होगा, यानी कि उसका कई गुना होगा. तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम डिनोट करते हैं कैसे? ये हमारा क्या है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इक्वल टू डेल्टा या चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई. मीन्स इकोनॉमी में जितनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है, इनकम उससे कई गुना ज्यादा इंक्रीज होती है. तो जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, ये रेशो है चेंज इन वाई टू चेंज इन आई. ये हम ये कह सकते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमसे पूछा जाए, हमें डिफाइन करना हो, तो हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स. के मीन्स मल्टीप्लायर, नंबर ऑफ टाइम्स income exceeds number of times income exceeds due to increase in investment. Means कि जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है, उसका कितने गुना हमारी इनकम इंक्रीज होती है, उसको हम क्या कहेंगे? के. सिंपल वर्ड्स में के क्या है? रेशियो ऑफ चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई. और अगर हमें इसे डिफाइन करना है, तो नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच इंक्रीज इन इनकम और इंक्रीज इन आउटपुट एक्सीड्स द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. कि इन्वेस्टमेंट में जितनी इंक्रीज होगी इन्वेस्टमेंट, जो इनकम है वो उसके कितने गुना इंक्रीज होगी, कितने गुना उससे ज्यादा होगी, वो हमारा क्या है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या आउटपुट मल्टीप्लायर. तो जो भी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि हमारी या किसी भी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज होती है, तो इनकम उससे कई गुना ज्यादा इंक्रीज होती है. तो ये आपसे मीनिंग भी पूछा जा सकता है, या फिर हो सकता है कि इसमें से कोई भी दो वैल्यू आपके पास है. कि फॉर एग्जांपल अगर चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको गिवन है 100 और 100 इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज फॉर एग्जांपल आप लगा लीजिए. अगर 100 रुपी इन्वेस्टमेंट हुई है, तो जो डेल्टा वाई है अगर वो हो गई 500, तो इट मींस 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करने से जो हमारी इनकम इंक्रीज हुई है वो कितनी हुई है? 5 गुना. कैसे कैलकुलेट करेंगे? वही 100 500 अपॉन में 100, तो के की वैल्यू हमारी आ गई 5. अब अगर हमें पता है कि के की वैल्यू है 5, आई है 100, देन वी कैन कैलकुलेट चेंज इन वाई. यानी कि अगर दो वैल्यूज हमारे पास है, तो तीसरी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अब जो के है, के एक तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको वैल्यूज गिवन है चेंज इन वाई और चेंज इन आई की, तो आप के कैलकुलेट कर सकते हैं. या फिर के की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है एमपीसी पे.
हम k को कह सकते हैं कि k इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। तो हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको MPC की वैल्यू गिवन हो, सिर्फ MPC की, तो MPC का यूज करके आप k को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो आपका k इक्वल टू 1/1 माइनस MPC है, ये कैसे डिराइव हुआ है? हमें पता है कि k की जो वैल्यू है वो क्या है, k को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा y अपॉन में डेल्टा i, चेंज इन y अपॉन चेंज इन i। और हमें पता है कि हमारी जो y है वो हमारी किसके इक्वल है, y इक्वल टू c प्लस वाई। जो इक्विलिब्रियम लेवल है वहां पे हमारी जो इनकम है वो किसके इक्वल है, एग्रीगेट डिमांड c प्लस i। तो हम ये भी कह सकते हैं कि चेंज इन y इक्वल टू चेंज इन c प्लस में चेंज इन i। तो अगर हम यहाँ पे जो डेल्टा i है, k इक्वल टू चेंज इन y अपॉन जो डेल्टा i है, क्या हम इसको लिख सकते हैं कि जो डेल्टा i है ये इक्वल है डेल्टा y माइनस डेल्टा c के। तो हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, डेल्टा i की जगह हम लिख देंगे डेल्टा y माइनस में डेल्टा c। अब अगर हम जो भी ये वैल्यूज हैं इनको डेल्टा y से डिवाइड कर दें, k इक्वल टू डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा y अपॉन डेल्टा y माइनस डेल्टा c अपॉन में डेल्टा y। तो इस केस में डेल्टा y अपॉन डेल्टा y 1, डेल्टा y अपॉन डेल्टा y 1 माइनस डेल्टा c अपॉन डेल्टा y, या चेंज इन c अपॉन चेंज इन y क्या है, ऐसे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, MPC। तो हम k या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, आउटपुट मल्टीप्लायर की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें वैल्यू पता है MPC की या फिर MPS की। k इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, या फिर हम इसको लिख सकते हैं k इक्वल टू 1/MPS, क्योंकि 1 माइनस MPC इक्वल है MPS के। तो अगर हमें MPC की वैल्यू गिवन है तो भी हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हमें MPS की वैल्यू गिवन है तो भी हम k की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक तो हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लें कि कैसे हम डिराइव कर सकते हैं, कैसे कि जो हमारा फॉर्मूला है k इक्वल टू डेल्टा y अपॉन में डेल्टा i, इससे कैसे हम डिराइव कर सकते हैं इस फंक्शन को। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा i कि अगर आपको डेल्टा y और डेल्टा i की वैल्यू गिवन है तो आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ MPC की वैल्यू गिवन है तो भी आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ MPS की वैल्यू है तो भी हम k की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमें वैल्यू गिवन है डेल्टा i की वैल्यू हमारी है 100, और हमें क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है MPC कि MPC की वैल्यू हमारी है 0.5, और हमें कैलकुलेट करना है
डेल्टा वाई। तो हमें पता है कि हमारा जो k इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। अब डेल्टा आई की वैल्यू तो हमारे पास है, यहाँ हम 100 पुट कर देंगे। k इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन i की वैल्यू हमारे पास है ये 100। अब लेकिन डेल्टा y या चेंज इन y कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए इसकी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की k की, और k की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, लेकिन हमें एमपीसी की वैल्यू गिवन है। तो इस केस में हम सबसे पहले k को फाइंड आउट करेंगे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। k इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। वन अपॉन 1 माइनस 0.5 इक्वल टू 1 अपॉन 0.5 इक्वल टू 10 अपॉन में 5 इक्वल टू 2। तो अगर हमारे पास एमपीसी की वैल्यू है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू। अब के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। तो अब हम जो अपनी हमारी इक्वेशन है इसमें यहाँ पे के की जगह पे पुट कर सकते हैं इसकी वैल्यू को, यानी कि 2। चेंज इन y को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और डेल्टा y की जो वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी 200। तो k की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। हेलो, या तो हमारे पास दोनों वैल्यूज है डेल्टा y और डेल्टा i, हाँ जी। लेकिन अगर हमें सिर्फ एक वैल्यू हमारे पास है या तो डेल्टा i या डेल्टा y, और दूसरी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि डेल्टा i की वैल्यू गिवन है, डेल्टा y कैलकुलेट करना है, या डेल्टा y की वैल्यू और हमें डेल्टा i कैलकुलेट करना है। तो उस केस में हमारे पास इन दोनों में से एक वैल्यू होनी चाहिए और साथ में वैल्यू होनी चाहिए k की। लेकिन कई बार हमें क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू गिवन नहीं होती, हमें या तो एमपीसी की वैल्यू गिवन होती है या फिर एमपीएस की। तो एमपीसी या फिर एमपीएस की वैल्यू का यूज करके हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको अपने फॉर्मूले में यहाँ पुट कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं जो भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, चाहे डेल्टा आई हो चाहे डेल्टा वाई हो। किसी को पूछना है या आ गया? सिर्फ इतना बता दो आया है कि नहीं आया, जल्दी बोलो बेटा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीसी में क्या रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो एमपीसी है इसके हम अलग अलग वैल्यूज ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एमपीसी की वैल्यू ले लेते हैं 0.5, नेक्स्ट वैल्यू हम ले लेते हैं 0.6, क्योंकि हमें पता है कि एमपीसी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। एमपीसी ना तो नेगेटिव होता है और ना ही ग्रेटर देन 1 होता है। एमपीसी की वैल्यू हमेशा लाई करती है 0 और 1 के बीच में। तो एमपीसी की वैल्यू हम एक ले लेते हैं 0.5, सेकेंड वैल्यू हम इसकी ले लेते हैं 0.6 और नेक्स्ट वैल्यू हम इसकी ले लेते हैं 0.8। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन कौन सी वैल्यूज ले रहे हैं एमपीसी की। ये प्रूव करने के लिए कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीसी में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो ये सबसे पहले हम एमपीसी की
जो वैल्यू है इसको 0.5 अज्यूम करके हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। k इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, 1/0.5 10/5, तो ये इस केस में हमारी MPC की वैल्यू आ गई 2। अब नेक्स्ट हम MPC की वैल्यू ले लेते हैं 0.6। तो इस केस में अगर हम k को कैलकुलेट करें तो 1/1 माइनस MPC, 1/1 माइनस 0.6 इक्वल टू 1/0.4, 10.4 यानी कि 2.5। तो MPC की वैल्यू जब हमने ली 0.6 तो उस केस में हमारी k की वैल्यू कितनी आ गई 2.5। अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमने MPC की वैल्यू को अज्यूम किया 0.8, तो 1/0.8 इक्वल टू 1/- माइनस 0.8, सॉरी 1 माइनस 0.8, तो यहाँ 1/0.2, 10/2, तो ये वैल्यू हमारी आ गई 5। तो ये हमें इनको देखने से ही पता चल रहा है कि जब MPC की वैल्यू 0.5 थी तो हमारी k की वैल्यू कितनी थी 2। अब MPC की वैल्यू इंक्रीज हो गई 0.5 से 0.6 हो गई, तो k की वैल्यू अभी हमारी इंक्रीज हो रही है 2 से कितनी हो गई 2.5। अब MPC की वैल्यू जब हमारी इंक्रीज होगी 0.6 से 0.8, तो हमारी k की वैल्यू इंक्रीज हो गई 2.5 से 5। तो इट मींस k और MPC में पॉजिटिव रिलेशन है। तो ये आपसे 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। Relationship between investment multiplier and marginal propensity to consume. So there is positive relationship between K and MPC. There is direct relationship between K and MPC. कि जैसे जैसे हमारी MPC की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे हमारी जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो भी हमारी इंक्रीज होती जाती है। उसको फिर हम प्रूव करेंगे न्यूमेरिकल की हेल्प से। MPC की अलग अलग वैल्यूज आप जो चाहें, बस जो MPC की वैल्यू है वो 0 to 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो आप MPC की जो भी 2, 3, 4 वैल्यूज ले सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और MPC में पॉजिटिव रिलेशन है।